मैया के लकड़बग्गो और पापा की परियों को मेरा सप्रे नमस्कार। आज हम लोग करने वाला हमारे चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का 5वां लेक्चर अबाउट मायोसिस, जिसमें प्रोफेज के अदर फेजेस और मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 ये सब हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस भी होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर को। मायोसिस क्या रहता है? मायोसिस जो होता है, मायोसिस यानी एक आपका रिडक्शनल डिवीजन रहता है। यानी आपका ये रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं? ये रिड्यूस करता है। वो इक्वेशनल डिवीजन कहते थे माइटोसिस को, क्योंकि माइटोसिस जो था इक्वली डिवाइड करता है। ये क्या करता है? रिडक्शनल डिवीजन करता है। इसमें जो है एन और इन की वैल्यूज की रिडक्शन हो जाती है, क्रोमोसोम डीएनए की वैल्यू की रिडक्शनिंग होती है। ठीक है ना? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय फार्मर एंड मूज। ये एमसीक्यू वाला पार्ट हो सकता है, ये इसमें से अच्छा एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ meiosis. So the process of meiosis was discovered by farmer and moose. The process of meiosis was discovered by farmer and moose. फिर इसके बाद it occurs in the reproductive cells, that is the gametes. Especially occurs in the reproductive cells and the gametes, especially during gametogenesis. यानी reproductive cells में होता है meiosis. meiosis जो है especially आपके reproductive cells में occur होता है, especially आपके gametogenesis. फिर उसके बाद also during the spore formation. spore formation के दौरान भी होता है. It is evolved for sexual reproduction. It is involved in sexual reproduction. ये sexual reproduction में involved होता है. Half the chromosome number, that is it occurs in diploid cell, therefore it occurs in diploid cell. यानी ये क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर देता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि ये क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर देता है। इसलिए इसके लिए जरूरी है कि आपका जो सेल हो जिसमें मायोसिस हो रहा है वो एक डिप्लॉइड सेल हो, न कि हैप्लॉइड सेल हो। द सेल्स इन विच मायोसिस अकर आर नोन एज मायोसाइट्स। मायोसाइट्स किसको कहते हैं? जो सेल जिनमें मायोसिस हो रहा है उन्हें हम मायोसाइट्स कहते हैं। क्या क्या हो गया कि डिस्कवरी किसने की? फार्मर और मूज ने। फिर इसके बाद अकर्स इन द occurs in the gametophytes, occurs in the gametes, especially during gametogenesis. फिर उसके बाद also during the sexual reproduction, occurs also during the sexual reproduction. It is evolved from sexual reproduction. Also during the spore formation भी होता है. It halves the number of chromosomes, यानी क्रोमोसोम के नंबर को हाफ करता है। therefore हम इसको डिप्लॉयड वाले इनमें ही वापरते हैं। ठीक है ना जी? डिप्लॉयड वाले आपके सेल्स में ही ये आपके डिप्लॉयड सेल्स में ही ये आपका मायोसिस का प्रोसेस होता है। द सेल्स इन विच मायोसिस अकर्स इज नोन एज मायोसाइट्स। ये हो गया हमारा मायोसिस। मायोसिस के दो हिस्से रहते हैं, एक होता है मायोसिस 1 और एक होता है मायोसिस 2, जिसमें हम लोग एक रहेगा प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। और इसका रहेगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 ऐसा रहेगा। ठीक है ना जी? अगर हम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की बात करें, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, सो दोज विच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर आर नोन एज होमोलॉगस क्रोमोसोम। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर alleles are alternating forms of genes. They are the alternating forms of genes. यानी those cells which are morphologically and genetically similar are known as homologous chromosome, and alleles are the alternating forms of genes. Human में एन की वैल्यू जो रहती है वो आपकी 46 रहती है। एन की वैल्यू जो मायोसिस 1 में आपकी 23 और 23 हो जाएगी, और जिससे फिर और आगे जाके 23 और 23 ये आपकी ये बना देंगे। इससे क्या होगा कि ये, इसलिए इसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। एक सेकेंड, देखिए ये यहाँ पे इसका, ठीक है ना जी? रिडक्शनल डिवीजन, दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर। ये जो होते हैं आपके स्ट्रक्चरली सिमिलर रहते हैं। ये क्या होते हैं? आपके स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं। हाँ, दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर,
ऐसे ये देखिए स्ट्रक्चरली सिमिलर है कि नहीं है, बिल्कुल। पर ये अलील्स रहते हैं, ये अल्टरनेटिंग फॉर्म रहते हैं। अलील जो तो स्ट्रक्चरली सिमिलर रहते हैं, वह अल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ जीन रहते हैं, ठीक है ना जी। अब मायोसिस की बात करें तो मायोसिस के दो हिस्से रहते हैं, एक मायोसिस 1 रहता है और एक आपका मायोसिस 2 रहता है। मायोसिस 1 में क्या आता है, प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर आपका लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डाइकाइनेसिस एंड डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस क्या क्या आता है। सबसे पहला आता है लिप्टोटीन, फिर आता है जाइगोटीन, फिर पैकेटीन, फिर डिप्लोटीन और फिर डाइकाइनेसिस, फिर मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, उस प्रकार से। और वैसे ही आपके मायोसिस 2 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, इस प्रकार से ये पूरा आपका ये बनता है, ठीक है ना जी। तो हमने क्या देख लिया मायोसिस के बारे में। मायोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन जिसमें आपके क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर दिया जाता है, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। इसकी डिस्कवरी आपके फार्मर्स और मूज ने की थी। फिर उसके बाद इट अकर्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, फिर उसके बाद ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन भी होता है। इट अकर्स इन द डिप्लॉयड सेल, ये आपके डिप्लॉयड सेल्स में होता है। जरूर जाहिर सी बात है कि डिप्लॉयड सेल में होगा तो आपके क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो गए, आपको ए हैप्लॉयड के थोड़ा ना क्रोमोसोम नंबर हाफ कर सकते। फिर उसके बाद आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम का आपका कंसेप्ट आता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम वो होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चरली सिमिलर रहते हैं, उनको आप होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। आपके फिर अलील यानी अल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ जीन जिनको आप अलील कहते हैं, ये स्ट्रक्चरली सिमिलर रहते हैं। फिर उसके बाद मायोसिस में क्या होता है 46 अगर हमारे ह्यूमंस के अंदर का क्रोमोसोम नंबर है तो वो हो जाएगा 23 और 23 हाफ उसमें हो जाएगा। फिर आगे जाके और वो दो बनाएंगे 23 23 23 23 के, यानी एक के दो, दो के चार, इस प्रकार से आपका मायोसिस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं लिप्टोटीन, पैकेटीन, आपका लिप्टोटीन, पैकेटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस यानी प्रोफेज 1 के बारे में। चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। अगर हम लोग आगे बात करें मायोसिस के बारे में, मायोसिस के बारे में और इन्फॉर्मेशन को अगर हम लोग देखें, यहाँ जरा ढंग से लिखा नहीं, एक सेकंड रुकिए। हाँ ठीक है। सो अगर हम लोग मायोसिस की बात करें तो मायोसिस इज स्टार्ट आफ्टर इंटरफेज, ये जो होता है आपके इंटरफेस के बाद शुरुआत होने वाला प्रोसेस है। मायोसिस जो है आपके इंटरफेस के बाद शुरुआत होने वाला प्रोसेस है, ठीक है ना जी। इंटरफेस के बाद शुरुआत होने वाला प्रोसेस है। न्यूक्लियस स्वेलअप एंड absorbing water 3 times, here nucleus swell up by absorbing water 3 times। फिर उसके बाद two haploid cells are produced which are very very different from their parents, ठीक है ना। thus known as a reductional division और heterotypic division। मायोसिस में क्या होता है, इट स्टार्ट्स आफ्टर इंटरफेज, इंटरफेज के बाद लगेज शुरुआत हो जाता है आपका मायोसिस। फिर उसके बाद क्या होता है, हियर द न्यूक्लियस स्वेल अप बाय ड्रिंकिंग मोर एंड मोर वाटर। यहाँ पे 3 गुना, कितने गुना, 3 गुना लगान देना पड़ेगा तुम्हें, तो 3 गुना न्यूक्लियस तुम्हारा सेल अप हो चुका है। आपने देखा ना तो लगान में 3 गुना लगान, हाँ, तो 3 गुना न्यूक्लियस स्वेलअप हो जाएगा। ठीक है ना। 2 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, कैसे, देखिए ये मेरा एक डिप्लॉइड सेल है ऑफ प्लॉइडी 2n, ठीक है ना। तो अब मैं इसको इसके अंदर इससे मायोसिस करवाऊंगा, तो ये क्या बनाएगा, 2 ऐसे वो बनाएगा जिनकी प्लॉइडी है n, ठीक है ना जी। ये आगे क्या बनाएंगे, और 2 बनाएंगे जिनकी प्लॉइडी रहेगी n और n, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोफेज में क्या होता है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉन्गेस्ट फेज। प्रोफेज 1 जो होता है मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉन्गेस्ट फेज, हमने देखा था प्रोफेज 1 सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्गेस्ट फेज रहती है मायोसिस में, ठीक है ना, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉन्गेस्ट फेज। हियर द क्रोमोसोम्स पेयर अप
क्लोजली एंड इंटरचेंज देयर हेरिडिटरी मटेरियल, यानी क्रोमोसोम ने जो अपने पेरेंट्स से जो मटेरियल लाया है वो यहाँ पे पैरअप होते हैं, ऐसे पैरअप हो जाते हैं और फिर वो मटेरियल की एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है ना। डिवाइड इनटू 5 सब फेजेस ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर, दे डिवाइड ऑन टू द 5 सब फेजेस ऑन द बेसिस ऑफ द क्रोमोसोमल बिहेवियर, यानी 5 सब बेसिस ऑन द क्रोमोसोमल बिहेवियर, यानी कौन से, लेप्टोटीन, कौन कौन से 5 सब फेजेस होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डेप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये 5 फेजेस में वो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए लेप्टोटीन के बारे में पढ़ते हैं। लेप्टोटीन क्या कहता है, ए द सेंट्रियोल्स मूव्स अपार्ट एंड स्पिंडल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यहाँ क्या होता है, सेंट्रियोल्स मूव अपार्ट, यानी अपने सेंट्रियोल जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं और आपका यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना जी। तो लेप्टोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन में ये होता है कि द सेंट्रियोल्स जो होते हैं लेप्टोटीन में, दे स्टार्ट टू मूव अपार्ट, द क्रोमैटिन की कंडेंसेशन बिगिंस, क्रोमैटिन फाइबर्स appears as long and beaded and unpaired, ठीक है ना, लॉन्ग रहते हैं, बीडेड एंड अनपेड रहते हैं। क्रोमोफियर बीड लाइक थिकनिंग, बीड लाइक क्रोमोफियर इज नोन एज बीड लाइक थिकनिंग। फिर उसके बाद क्या आता है, क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल होने लगते हैं। बुके स्टेज, दैट इज द अरेंजमेंट ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ बोथ एंड्स ऑफ द क्रोमैटिन फाइबर, इस पे न्यूक्लियर साइज जो होती है लेप्टोटीन में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। याद रखने वाली क्या बात है लेप्टोटीन में, कि लेप्टोटीन में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर जो होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जो क्रोमैटिन फाइबर जो रहते हैं वो ऐसे लॉन्ग अपीयर लगने लगते हैं, लॉन्ग अपीयर होने लगते हैं, और उनमें कैसे वो बीडेड स्ट्रक्चर रहते हैं, ऐसे बीड उनमें बन जाती है। इस बीड को क्रोमैटोफोर कहते हैं, इस बीड को, ठीक है ना। सिर्फ सुनते जाइए आप, इसका इतना मतलब इसमें इतना डिटेल का आपको एनसीईआरटी का, ठीक है ना जी, है नहीं, ठीक है ना। इसमें बीडेड बन जाता है, ठीक है ना। ये किस तरह से बन जाता है, प्रोफेज बिगिन होता है, क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस, ये ऐसा लॉन्ग स्ट्रक्चर रहता है और ये बीडेड स्ट्रक्चर रहता है, और इस बीड को क्या कहते हैं हम, इस बीड को कहते हैं क्रोमैटोफोर। इस बीड को क्या कहते हैं हम, इस बीड को कहते हैं क्रोमैटोफोर। यहाँ पे कंडेंसेशन बिगिन हो जाता है, यहाँ पे हमारा कंडेंसेशन जो है यहाँ पे बिगिन हो जाता है, क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंसेज। इस फेज में लेप्टोटीन में क्या होता है, एक तो क्रोमोसोम जो होते हैं बिगिन टू कंडेंस, और क्या क्या होता है लेप्टोटीन में, लेप्टोटीन में ये भी होता है कि आपका जो ये रहता है, क्या कहते हैं, आपके जो सेंट्रियोल्स मूव अपार्ट हो जाते हैं, स्पिंडल की फॉर्मेशन होती है, और क्रोमैटिन कंडेंसेशन होता है, क्रोमोसोम अपीयर हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स बिगिन टू कंडेंस, ठीक है ना जी, स्टार्ट टू कंडेंस। फिर उसके बाद बीड लाइक थिकनिंग, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर। एक सेकेंड, क्रोमैटोफोर नहीं, क्रोमैटोफियर, पार्डन में, ठीक है ना। और क्या होता है, बुके स्टेज हो जाती है, अरेंजमेंट ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, बुके स्टेज को हो जाती है जिसे अरेंजमेंट ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम। फिर उसके बाद क्या आता है कि भाई, और इसमें क्या क्या आता है, इसमें न्यूक्लियाई की जो साइज रहती है, न्यूक्लियाई की साइज इसमें बढ़ जाती है एक तो, ठीक है ना। अब आता है जाइगोटीन, जाइगोटीन के बारे में अगर हम देखें तो जाइगोटीन में जो साइनेप्स बिगिन हो जाता है, साइनेप्स जो होता है जाइगोटीन में बिगिन हो जाता है, और सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन हो जाती है, सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर उसके बाद सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन क्या होता है जाइगोटीन में, सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है पैकेटीन में, पैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, पैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर ऑफ डीएनए रहती है। पैकेटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम शो पेयरिंग, यानी यहाँ पे देख सकते हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, ये वाला, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ये अपने पेयरिंग दिखाने लगते हैं। ये बना लेता हूँ पहले,
ये होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है ये पेयर अप हो जाते हैं, पेयरिंग दिखाना चालू कर देते हैं। क्या क्या होता है इसमें कि होमोलॉगस क्रोमोसोम शो पेयरिंग। नंबर 1 साइनेप्टिमल साइनेप्स ज़ायगोट पेयरिंग, सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। टेट्राड यानी बाइवैलेंट फॉर्मेशन होती है, दैट इज द पेयर ऑफ साइनेप्टिक साइनेप्स्ड क्रोमोसोम। टेट्राड दैट इज बाइवैलेंट, इन टेट्राड यानी साइनेप्स क्रोमोसोम की पेयरिंग हो जाती है, यानी ये जो होते हैं ये होते हैं आपके साइनेप्स्ड क्रोमोसोम। साइनेप्स क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन हो जाती है, पेयर्ड अप हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपके पैकेटिन में क्या आता है, पैकेटिन में लॉन्गर फेज देन द फर्स्ट एंड सेकंड। ये पैकेटिन जो होता है ज़्यादा लंबा फेज होता है। अभी तक क्या हुआ, अभी तक सबसे पहले हमने क्या करा समझ लीजिए, हम लोगों ने आपको किसी ने बोला कि अब आप इंफॉर्मेशन ढूंढिए, आपको बोला इंफॉर्मेशन किधर की, किसी लाइब्रेरी में जाइए और इंफॉर्मेशन ढूंढिए अबाउट इंडिया हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री। चलिए बताइए ब्रिटिशर्स वाली जमाने की हिस्ट्री या हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने की हिस्ट्री। तो क्या करेंगे आप, छत्रपति शिवाजी महाराज के रिलेटेड का जितना भी मटेरियल रहेगा लाइब्रेरी में जाएंगे। समझ लिया आपके पास इंटरनेट नहीं है, आप जाएंगे, आप राज्य के बारे में जितना भी मटेरियल रहेगा हमारे, उनके बारे में आप सब जमा करेंगे। फिर उसके बाद आप महाराज के बारे में उस मटेरियल को क्या करेंगे, फिर उसके बाद आप सिनेप्टिमल एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, सब उसका आप एक पूरा बुक को इकट्ठा बनाएंगे कि इसमें भैया इनके कहाँ कहाँ उन्होंने युद्ध करे, कहाँ कहाँ इनकी लड़ाई हुई, कहाँ कहाँ कौन से किले जीते। तो आप वैसा एक पूरा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। फिर उसके बाद आप अब लंबा वाला प्रोसेस आता है जिसमें आप इंफॉर्मेशन की क्रॉसिंग करेंगे, यानी आप इंफॉर्मेशन ढूंढना चालू करेंगे और इंफॉर्मेशन शेयर करना चालू करेंगे। यानी उसी तरह आपका क्या होता है, इसमें पहले क्रोमोसोम, अब मैंने इस एग्जांपल को क्यों लिया, मैंने ये समझाना कि लाइब्रेरी में कैसा काम होता है, वैसे ही आपके क्या होते हैं, सबसे पहले क्रोमोसोम कंडेंस होना चालू होते हैं, फिर एक साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, क्रोमोसोम कंडेंसन होता है, फिर एक साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर उसके बाद उस साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स होने के बाद आपके जो क्रोमोसोम्स रहते हैं, लाइक क्रोमोसोम्स, वो एक साथ अपने पेयर अप हो जाते हैं और फिर उनके क्रॉसिंग ओवर डीएनए की एक्सचेंज होती है, जेनेटिक मटेरियल, हेरिडिटरी जेनेटिक मटेरियल है, उनकी एक्सचेंजिंग होती है। फिर एक साइनेप्टिमल आपका कॉम्प्लेक्स का एंड होता है और चाइज़मा आपका विजिबल होता है कौन से वाले फेज में, डिप्लोटिन में। पैकेटिन में क्या क्या होता है पहले वो देख लेते हैं, यानी क्लियर टेट्राड्स आर सीन। यहाँ पे कैसा होता है, टेट्राड की फॉर्मेशन होती है जाइगोटिन में, बट टेट्राड फॉर सीन कहाँ होते हैं, वो होते हैं आपके पैकेटिन में। फिर उसके बाद रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स भी दिखते हैं। क्रॉसिंग ओवर ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स यानी ये जो है आपके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की क्रॉसिंग ओवर होती है फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की कॉम्बिनेशन होती है। डीएनए एक्सचेंज बाय नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स यानी क्रॉसिंग ओवर बाय क्रॉसिंग ओवर। यानी अगर आपको समझो आपके पास एक बुक है, इस बुक उसको समझो, वो बुक है, बुक का नाम क्या था, हमने एग्जांपल वही वापस एग्जांपल पे चलते, वो बुक का नाम था कि समझ लीजिए वो बुक थे आपके अपने महाराज के ऊपर बुक थी, वो थी समझ लीजिए किसी युद्ध के बारे में थी, उनके आगरा भेंट के बारे में थी। तो समझ लीजिए अब आप क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसमें से नोट्स निकालेंगे। तो वो बुक बड़ी बुक और आपकी छोटी नोटबुक जिससे आप नोट्स निकाल रहे, नोट्स लिख रहे जिसमें, तो वो कैसे नॉन सिस्टर है, वो दोनों एक दूसरे के सिस्टर थोड़ी ना है। वो बड़ी इतनी बड़ी ग्रंथ यानी तो छोटी नोटबुक सिस्टर थोड़ा ना रहेंगे वो। तो अब ये नॉन सिस्टर के बीच में क्रॉसिंग हो रही है और इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर, आपके मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है। वैसे ही आपके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की क्रॉसिंग होगी और उसमें से जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा। ठीक है ना जी, इतना इस एग्जाम्पल को अभी समझने के लिए याद रखिए। फिर एक आपका क्या होगा, डिप्लोटिन, आपका डिप्लोटिन वाला फेज आएगा। डिप्लोटिन वाले फेज में क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ सिनोप्टिल कॉम्प्लेक्स। अब आपने क्या करा है, वो जो आगरा भेंट वाली बुक थी महाराज की, अब वो बंद कर दिया, यानी सिनोप्टिल कॉम्प्लेक्स का डिसॉल्व हो चुका है और वो बुक का गट्ठा आपने वापस जाके रख दिया है। कायस्माटा फॉर्मेशन होगा। अब आपका नोट्स आपके फॉर्म हो चुके हैं। लास्ट ये जो होता है, अब ये लास्ट इवन फॉर 6 months to 1 year for oocytes and vertebrates, 6 months to 1 month, 6 months to 1 year for oocytes and vertebrates। ठीक है ना जी। डाइकाइनेसिस मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा। डाइकाइनेसिस क्या होता है,
कायज़माटा के टर्मिनलाइजेशन से मार्क होता है। क्रोमोसोमल कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाती है, स्पिंडल अपीयर्स, स्पिंडल apparatus एस्टेब्लिश होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं और ट्रांजिशन टू मेटाफेज। यानी आपका जो हमने प्रोफेज में बताया था कि प्रोफेज के मेन काम क्या रहते हैं, आपके जो क्रोमोसोम्स को क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन हो जाता है, क्रोमैटिड्स का कंडेंसेशन इनटू क्रोमोसोम नंबर 1 वो, और आपके न्यूक्लियो मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब का डिसोल्यूशन। ये दो काम आपके सबसे आखिरी डायकाइनेसिस में होते हैं। टर्मिनलाइजेशन ऑफ चाइज़माटा के बाद से ही डायकाइनेसिस की शुरुआत हो जाती है। ठीक है ना जी, शुरुआत हो जाती है। क्रोमोसोमल कंडेंसेशन के कंप्लीट हो जाती है, स्पिंडल apparatus की एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। ठीक है ना जी, और आपका क्रोमोसोमल कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाती है। हाँ ठीक है, ये होता है आपका डायकाइनेसिस। तो हमारा ये जो प्रोफेज का सबसे कॉम्प्लेक्स भाग था, प्रोफेज आपके मायोसिस का सबसे कॉम्प्लेक्स भाग यानी प्रोफेज 1 हमारा अब समाप्त हो चुका है। अब यानी हमारा सिर्फ 20 मिनट का लेक्चर बचा है आखिरी का। चलिए अब हम एक रिवीजन कर लेते हैं इसका। ठीक है ना जी, चलिए। तो सबसे पहले क्या आता है, प्रोफेज वन की अगर हम बात करें तो प्रोफेज 1 में क्या होता है, प्रोफेज 1 जो है सबसे लॉन्गेस्ट और कॉम्प्लिकेटेड फेज है। प्रोफेज 1 जो है आपका सबसे लॉन्गेस्ट और कॉम्प्लिकेटेड फेज है। इसमें क्या होता है, क्लोज इंटरचेंज ऑफ हेरिडेटरी मटेरियल। ये सबसे लॉन्गेस्ट और कॉम्प्लेक्स चेंज है, क्लोज इंटरचेंज ऑफ हेरिडेटरी मटेरियल। इसके 5 सब यूनिट्स रहते हैं। सबसे पहले आता है आपका सबसे पहले कौन सा आता है, लेप्टोटीन आता है। लेप्टोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन में आप सबसे पहले आप आपके लेप्टोटीन में क्या करते हैं, क्रोमोसोमल आपका ये होता है कि क्या आपके साइनेप्टिमल, ये डायग्राम को देखिए, यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन शुरू हो जाता है लेप्टोटीन में। ठीक है ना जी, लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। डायग्राम लगा ही देता हूँ यहाँ पे, एक काम करता हूँ, रुको। हाँ, तो लेप्टोटीन का क्या होता है, यहाँ पे लेप्टोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन में आपका क्या होता है, सबसे पहले क्रोमोसोमल के कंडेंसेशन होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जाइगोटीन में क्या होता है, साइनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का एक साथ आना होता है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की पेयरिंग होती है। फिर उसके बाद साइनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। पैकेटिन में क्या होता है, नॉन सिस्टर के जो पेयर्ड अप नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है उनके बीच की इन्फॉर्मेशन क्रॉसिंग होती है। डीएनए के रिकॉम्बिनेंट की जेनेटिक मटेरियल की आपके रिकॉम्बिनेंट्स जो होते हैं, रिकॉम्बिनेशन होता है डीएनए का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का रिकॉम्बिनेशन होता है, डीएनए के इन्फॉर्मेशन क्रॉसिंग होती है। फिर उसके बाद डिप्लोटीन में क्या होता है, सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स की ब्रेकिंग होती है। सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स तो आपका टूट जाता है इसमें। फिर उसके बाद और कायजमा जो है इसमें विजिबल रहता है, और विजिबल रहता है विद इन द बायोवैलेंट। इसमें क्या होता है, पैकेटिन में कौन से, एक सेकेंड, हाँ, ये जो है जाइगोटीन में आपका क्या होगा, आपका टेट्राड बायोवैलेंट फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद पैकेटिन में वो दिखना शुरू होगा और डिप्लोटीन में वो पूरी तरह से दिख जाएगा। क्या इसका ये अरे 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 क्या होगा, अरे एक सेकंड आगे होगा क्या, हाँ, यहाँ क्या होगा, टेट्राड जो रहता है, टेट्राड बायोवैलेंट टेट्राड बायोवैलेंट का फॉर्मेशन होगा। टेट्राड बायोवैलेंट का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, टेट्राड बायोवैलेंट के फॉर्मेशन के बाद आपका टेट्राड बायोवैलेंट विजिबल होगा, टेट बी विजिबल। और डिप्लोटीन में कायजमा बायोवैलेंट कायजमा जो है, कायजमा completely
विजिबल। और डायकाइनेसिस में क्या होता है, डायकाइनेसिस में आपके क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन एक कंप्लीट हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आपके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब डिसॉल्व हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपका जो स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल apparatus की फॉर्मेशन हो जाती है, ये सब चीज़ें हो जाती है डायकाइनेसिस में। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा प्रोफेज 1। अब मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 को देखते हैं। हमारा फिर खत्म होने को इंटरकाइनेसिस और फिर मेटाफेज 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज, इनके बारे में फिर खत्म हो जाएगा अपना। हाँ ठीक है, चलिए। मेटाफेज 1 की अगर हम बात करें, इट इज अ बायोवायलेंट बायपोलर फॉर्मेशन। फिर उसके बाद एनिमल सेल में इट इज एम्फीएस्ट्रल और इसमें एनास्ट्रल। एम्फीएस्ट्रल रहता है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में एनास्ट्रल रहता है। बायोवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। बायोवेलेंट क्रोमोसोम जो रहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं, इस तरह से, ठीक, कुछ इस तरह से, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, ये बायोवेलेंट क्रोमोसोम जो है इस तरह से अलाइन हो जाते हैं, ठीक है ना जी। चलिए एक सेकंड, इसके डायग्राम को ऐड कर देते हैं, रुको जरा। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपके बायोवेलेंट क्रोमोसोम्स है, ये बायोवेलेंट क्रोमोसोम जो है आपके क्या होते हैं, अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट। एक्चुअली डायग्राम में लेट मेटाफेज 1 है, इसको एक्चुअली ऐसा रहना चाहिए था, इस तरह से, ठीक है ना। एक और बनेगा ना, हाँ 4 रहते हैं वो, इस तरह से, ठीक है। स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट पोल अटैच टू द काइनेटिक कोर। हमने बताया था कि स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट पोल अटैच टू द काइनेटिक कोर्स। ये काइनेटिक कोर्स इनके बीच में समझो। अगर ये आपका, मैं कैसे बताऊँ आपको, एक सेकंड। ये काइनेटिक कोर ऐसा रहता है। फिर उसके बाद इसके बीच में ऐसा ही एक वो रहता है, सेंट्रोमियर, और इसके बीच में काइनेटिक कोर रहता है, हमने आपको पहले भी बताया था, ठीक है ना। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटिक कोर, ये हो गया हमारा। अब आगे आते हैं हम लोग, हाँ ठीक। फिर आगे क्या आता है आपका, आगे आता है एनाफेज 1। एनाफेज 1 क्या कहता है, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स द पोल। यानी जो क्रोमोसोमल आपके जो स्पिंडल फाइबर रहते हैं इन कॉन्टैक्ट ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, दे मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स की तरफ वो मूव करना चालू कर देते हैं। सेंट्रोमियर डोंट डिवाइड। यहाँ पे क्या होता है, एक ध्यान देने वाली बात है, अपन ने माइटोसिस में देखा था कि यहाँ पे सेंट्रोमियर माइटोसिस में डिवाइड होता है, परंतु यहाँ पे एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता। ध्यान देने वाली बात है बहुत ही, कि यहाँ पे सेंट्रोमियर जो है एनाफेज 1 में डिवाइड नहीं होता, ठीक है ना जी। ईच ऑफ द क्रोमोसोम विद द पोल ऑफ द each of the chromosome is with the pole with the two sister chromatids are held together by a centromere. Half of the chromosome reach at the pole, यानी half of the chromosome reach at the pole। ये दोनों sister chromatids के साथ रहता है, डिवाइड नहीं होता, तो ये रिडक्शनल डिवीजन है, जाहिर सी बात है। टेलोफेज 1, reappearance of the nuclear membrane nucleolus, chromosomal undergoes some dispersion, two haploid daughter न्यूक्लियाई, साइटोकाइनेसिस अकर एंड डायड ऑफ द सेल इज फॉर्म। यानी अब तक हमने क्या देखा, ये 2n है, इसका ये ऐसे मायोसिस 1 से ये ऐसा और एक ये ऐसा बन जाएगा। अब आगे अपने को इनके ये दो ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे बनाने हैं, तो ये क्या होगा, ये इतना वाला हिस्सा जो है मायोसिस 2 से फॉर्मेशन होगा, ये वाला हिस्सा जो है मायोसिस 1 से फॉर्मेशन होगा, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका मायोसिस 2 से फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना जी। तो
टेल अपीयर ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी, इन सब का रीअपीयरेंस होगा। आपका क्रोमोसोम जो है वो थोड़ा डिस्पर्शन में जाएगा। 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म विच आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट। साइटोकाइनेसिस होगा और आपके डायड ऑफ द सेल्स फॉर्मेशन होंगे, ये होगा आपका टीलोफेज। ठीक है ना जी। चलिए आपने पूरा का पूरा अपना मायोसिस 1 कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हमारा अगले हिस्से, दैट इज मायोसिस 2 के बारे में, यानी इंटरकाइनेसिस आएगा। उसके पहले इंटरकाइनेसिस क्या रहता है? इंटरकाइनेसिस क्या है? इंटरकाइनेसिस छोटा सा प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ नहीं। शॉर्ट लिव स्टेज रहती है, 2 मायोटिक डिवीजन के बीच की स्टेज रहती है। शॉर्ट लिव्ड है, 2 मायोटिक स्टेज के डिवीजन के बीच की रहती है। नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। बस इतना ही है कि आपका क्या हो गया, अब इतने डिवीजन, इतना काट पीट हो गई कटाई, तो अपना क्या हो गया, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कम हो गया। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट यानी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। इतनी सारी काट पीट हो गई, इतनी सारी अपनी मशीनों ने गोलियां चला ली, अब अपनी क्या होगी, पेट्रोल टैंक का खत्म हो गया। अब क्या है, इंटरकाइनेसिस यानी पेट्रोल बढ़ाने का टाइम है। बस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को बढ़ाने का टाइम है, ज़्यादा कुछ नहीं है साइटोकाइनेसिस के बारे में, अपने इंटरकाइनेसिस के बारे में। ठीक है ना जी। अब आगे आता है लास्ट पार्ट, मायोसिस 2 के बारे में, जिसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसके नोट्स बनाइए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछिए, और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का आज के इस लेक्चर में जुड़ने हेतु।